हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज की हमारी जो कहानी है उसका शीर्षक है ल्हासा की ओर, और इसके जो लेखक हैं वो राहुल सांकृत्यायन जी हैं, जिनका जन्म 1893 में उनके ननिहाल पंदाह गांव में हुआ था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में स्थित है। इनका मूल नाम केदार पांडे था। इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा काशी और आगरा से प्राप्त की। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए ये लाहौर चले गए। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म अपना लिया और अपना नाम केदार पांडे से बदलकर राहुल सांकृत्यायन रख लिया। सन 1963 में इनका देहांत हो गया। बच्चों, दरअसल ल्हासा की ओर एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें लेखक ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का बहुत शानदार ढंग से वर्णन किया है। लेखक ने यह यात्रा सन 1929-1930 में नेपाल के रास्ते की थी, क्योंकि भारत उस समय अंग्रेजों का गुलाम था और भारतीयों को तिब्बत यात्रा में जाने की अनुमति नहीं थी। इसीलिए लेखक ने यह यात्रा छद्म वेश धारण कर अर्थात वेश बदल कर की थी। वे अपने असली रूप में न जाकर भिखारी के वेश में तिब्बत यात्रा पर गए थे। लेखक ने जब तिब्बत यात्रा की थी उस समय तिब्बत जाने का एकमात्र रास्ता नेपाल से होकर जाता था। वैसे यह व्यापारिक और सैनिक रास्ता था जिससे होकर व्यापारी व सैनिक आते जाते थे, परंतु इसी रास्ते से नेपाल व भारत के लोग भी आते जाते थे। इसीलिए लेखक ने इसे उस वक्त का मुख्य रास्ता बताया है। लेखक कहते हैं कि रास्ते में जगह जगह पर चीनी फौजियों की चौकियां व किले बने हुए थे, जिसमें कभी चीनी सैनिक रहा करते थे, लेकिन अब वे किले पूरी तरह से टूट चुके हैं और वीरान भी हैं। उन किलों के कुछ हिस्सों में वहां के किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, इसीलिए उन किलों के कुछ हिस्से आबाद हैं। ऐसे ही एक चीनी किले में लेखक और उनके मित्र चाय पीने के लिए रुके। तब उन्होंने देखा कि उस समय तिब्बत में जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत का भेद नहीं था, न ही वहां की महिलाएं पर्दा करती थी। हाँ, चोरी के डर से निम्न स्तर के भिखारियों को घरों में घुसने नहीं दिया जाता था, मगर अपरिचितों के घरों के अंदर आने जाने में कोई रोक टोक नहीं थी। अपरिचितों द्वारा चाय का सामान देने पर घर की महिलाएं, चाहे वो सास हो या बहू, उन्हें चाय बनाकर देती थी। वहां पर मक्खन और नमक की चाय पी जाती थी। चीनी किले में चाय पीने के बाद जब लेखक और उनके मित्र आगे चलने लगे तो एक व्यक्ति ने उनसे 2 चिटें यानी परमिशन लेटर, राहदारी मांगी। ये चिटें उन्हें गांव के एक पुल को पार करने के लिए देनी पड़ती थी। पुल पार करने के बाद वे थोडला से पहले पड़ने वाले आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ सुमित जो हैं वह लेखक के दोस्त भी हैं और एक बौद्ध भिक्षुक भी हैं। उनकी पहचान होने के कारण भिखारी के भेष में होने के बाद भी उन्हें रहने के लिए एक अच्छी सी जगह मिल गई थी। लेखक कहते हैं कि 5 साल बाद जब वो इसी रास्ते से वापस लौट रहे थे तब उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली थी और उन्हें एक झोपड़ी में ठहरना पड़ा था, जबकि वे उस वक्त भिखारी के वेश में नहीं बल्कि एक अच्छे यात्री के वेश में थे। लेखक की यात्रा का अगला लक्ष्य थोडला डांडा पहाड़ को कहा जाता है। तो थोडला पहाड़ को पार करना था, जो यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा था, क्योंकि डांडे तिब्बत में सबसे खतरे वाली जगह थे। 1600 से 1700 फीट की ऊंचाई पर होने के कारण दोनों ओर गांव का नामो निशान नहीं था। डाकुओं के छिपने की यह सबसे सुरक्षित जगह थी। सरकार भी इस तरफ कोई ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, इसीलिए यहाँ अक्सर लूटपाट व हत्याएं हो जाती थी। चूंकि वे लोग भिखारी के भेष में थे, इसीलिए उन्हें कोई ज्यादा चिंता नहीं थी, परंतु मन में डर बना हुआ था। यह हथियार का कानून भी लागू नहीं था, इसीलिए लोग अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखते थे। खैर, लेखक और उनके मित्र के लिए पहाड़ की उस दुर्गम चढ़ाई पर जाना मुश्किल था और उनका अगला पड़ाव लटकोट था, जो वहां से करीबन 16-17 मील की दूरी पर था। इसीलिए लेखक और उनके मित्र ने दूसरे दिन डांडे की चढ़ाई घोड़े से करने का निर्णय लिया। पहाड़ के ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि दक्षिण पूरब की ओर बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखाई दे रहे थे और उत्तर की ओर पहाड़ों में कुछ बर्फ दिखाई दे रही थी। वहां के स्थानीय देवता का भी एक मंदिर बना हुआ था।
पहाड़ से उतरते समय लेखक का घोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलने लगा, जिससे उनके साथी आगे निकल गए और वे रास्ता भटक गए और बाएं रास्ते की ओर यानी गलत रास्ते की ओर 1.5 मील आगे चल दिए। बाद में लोगों से पूछकर वे वापस सही रास्ते की तरफ आ गए, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी, जिससे उनके मित्र सुमित नाराज हो गए। परंतु जल्दी ही उनका गुस्सा ठंडा हो गया और वे लटकोर में एक अच्छी जगह पर ठहरे। लटकोर में विश्राम करने के बाद वे तिडरी के मैदान में पहुंचे, जो पहाड़ों से घिरा एक टापू था, जिसके सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती थी, जिसका नाम तिडरी समाधि गिरी था। आसपास के गांव में सुमित के बहुत परिचित थे, इसीलिए वे उनसे मिलना चाहते थे और उन्हें बोध गया से लाए कपड़ों के गंडे भी देना चाहते थे। परंतु लेखक ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया और लहासा पहुंचकर पैसे देने का वादा किया, जिस पर सुमित मान गए और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने सुबह जल्दी चलना शुरू नहीं किया था, इसीलिए उन्हें अब कड़ी धूप में आगे बढ़ना पड़ रहा था। कुली न मिलने पर वे अपना सामान पीठ में लादे और हाथ में डंडा लिए चल रहे थे। सुमित यहाँ एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बहाना कर टोकर बिहार की ओर चलने को कहा। तिब्बत की जमीन उस वक्त छोटे बड़े जागीरदारों के हाथों में बटी थी। इन जागीरों का एक बड़ा हिस्सा बौद्ध मठों को भी जाता था। अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता था, जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगार में मिल जाते थे। बौद्ध भिक्षुक भी खेती की निगरानी रखते थे। लेखक यहाँ पर सेकर की खेती के मुखिया एक बौद्ध भिक्षुक नेमसे से मिले। नेमसे के मठ में एक अच्छा मंदिर था, जिसमें बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी थी। लेखक इन्हें पढ़ने में व्यस्त हो गए। इसी दौरान सुमित ने आसपास के अपने यजमानों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा, जिसे लेखक ने खुशी खुशी मान लिया। दोपहर तक सुमित वापस आ गए। चूंकि तिट्टी वहां से ज्यादा दूर नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और नेमसे से विदा लेकर आगे चल दिए। तो बच्चों, ये था लहासा की ओर का सारांश। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। अगर आप इसी सारांश को और विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट करिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।